इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन को 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। मोर प्रिसाइजली आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का जो है वो फंडामेंटल राइट का जिक्र करते हैं। अगर एक सिचुएशन कंसीडर किया जाए कि हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए हैं, लेकिन अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मान लीजिए मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उन हनन से बचने के लिए अगर कोई प्रोसीजर सिटीजन ने नहीं दिया होता तो फंडामेंटल राइट की कोई मीनिंग नहीं होती, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। लेकिन संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था, इसीलिए उन लोगों ने इसका सोल्यूशन भी दिया। वो सोल्यूशन है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 का अगर हम लोग टाइटल रीड करते हैं तो उस टाइटल का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ है। इन वायलेशन का अगर सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन है आर्टिकल 32। मतलब हम लोग के फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हुआ है उस फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाना है, तो हम लोग को आर्टिकल 32 का एनफोर्समेंट करवाना पड़ेगा, जो कि हम लोग को प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन। दिया गया है अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मीनिंगलेस, यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट। अगर खाली हम लोग को फंडामेंटल राइट दे दिया जाता तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसका इन्जॉयमेंट हम लोग नहीं कर पाते अगर उनका वायलेशन होने पे कोई ऐसा प्रोविज़न ना होता जिससे हम लोग उसको एनफोर्स करा सकें। इसीलिए आर्टिकल 32, जिसका टाइटल है राइट टू रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन, इस आर्टिकल को इंक्लूड करवाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने बोला था ये जो आर्टिकल है वो वेरी हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अगर हम लोग संविधान को एक मनुष्य का रूप देते हैं तो उस मनुष्य का जो हृदय होगा और उसकी जो आत्मा होगी वो होगी आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना इम्पोर्टेंस रखता है ये आर्टिकल कि अगर इस आर्टिकल को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड ना किया होता तो कॉन्स्टिट्यूशन नल होता, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। ये इम्पोर्टेंस था जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था कि इतना इम्पोर्टेंस ये रखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये केशवानंद भारती केस में एक डॉक्ट्राइन दी गई थी। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 32 का जो अधिकार है वो हमसे छीना नहीं जा सकता है। मतलब कि संविधान में संशोधन करके भी ये आर्टिकल हमसे किसी भी कीमत पे छीना नहीं जा सकता है। अब आर्टिकल 32 के कुछ प्रोविज़न है, वो 4 प्रोविज़न है, उनको देखते हैं आइए एक एक करके। द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हमारे फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने की मांग कर सकते हैं। जाएंगे लेकिन एक अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के ज़रिए जाएंगे, ये पहला क्लॉज कहता है। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू द डायरेक्शन और द ऑर्डर और रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट को एनफोर्स कराने के लिए डायरेक्शन इशू कर सकता है, मतलब कि दिशा निर्देश दे सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है और रिट इशू कर सकता है। रिट का मतलब क्या होता है? रिट एक रिटर्न ऑर्डर होता है। जो सुप्रीम कोर्ट है 5 तरीके की रिट इशू करेगा। वो 5 तरीके की रिट का नाम होता है हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो। इनको हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। जो पार्लियामेंट है उसको भी एक पावर दी रखी है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी तीसरे कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि वो रिट इशू करेगा। तीसरे कोर्ट कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी तक की प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इंडिया में 2 कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकते हैं। पहला कोर्ट जैसे कि हमने बताया सुप्रीम कोर्ट, वो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू कर सकता है, और दूसरा कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं वो रिट इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कोई भी कोर्ट जो है वो रिट नहीं इशू कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी तीसरे कोर्ट के ऊपर ये पावर दे सकती है कि वो रिट इशू कर सके। लेकिन हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट प्रिजुडाइज टू द अबव पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ऐसी पावर देते टाइम ये तो ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग ये पावर दे रहे हैं किसी भी तीसरे कोर्ट को तो उससे सुप्रीम कोर्ट की पावर पे किसी तरीके का डेंजर ना आए, सुप्रीम कोर्ट की पावर पे किसी तरीके का खतरा ना आए। अब एनी अदर कोर्ट हेयर डज नॉट इंक्लूड द हाई कोर्ट बिकॉज आर्टिकल 226 हैड ऑलरेडी कन्फर्ड दिस पावर ऑन द हाई कोर्ट।
यहाँ पे कोई दूसरे कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट नहीं है। जैसा कि हमने बताया, हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी पावर है कि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा राइट है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, इस राइट को हमसे छीना नहीं जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट एक सिचुएशन में हमसे छीना जा सकता है, और वो सिचुएशन ये है कि जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो प्रेसिडेंट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है कि प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 359 का यूज़ कर सकता है। 359 का यूज़ किस तरह करेगा कि 359 आर्टिकल का यूज़ करके वो एक ऑर्डर इशू करेगा। उस ऑर्डर में वो लिख देगा कि ये पर्टिकुलर राइट का इन्फोर्समेंट हम लोग नहीं करवा सकते हैं, और इन राइट का वायलेशन होगा तो कोई भी सिटीजन जो है कोर्ट नहीं जा सकता है। इस केस में हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ देखना पड़ेगा, इमरजेंसी वाले चैप्टर में वो चीज़ बताई गई है कि आर्टिकल 359 का यूज़ करते हुए भी हम लोग किसी भी राइट का इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन दो राइट का फिर भी इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। मतलब आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 में जो राइट हमको मिले हैं और आर्टिकल 21 में जो राइट मिले हैं वो तभी भी इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी राइट इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते हैं। It is thus clear that the Supreme Court has been constituted as the defender and the guarantor of the fundamental right of the citizen। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट का गारंटर भी है और डिफेंडर भी है। गारंटर का मतलब क्या है? मतलब जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आर्टिकल 32 में बोला गया है और ये हमको एक गारंटी मिली है। और दूसरी बात डिफेंडर मतलब कि एक डिफेंस का काम करेगा, हमारे फंडामेंटल राइट की सुरक्षा का काम करेगा। हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो सुरक्षा कौन प्रोवाइड कराएगा? वो सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कराएगा। इट हैज़ बीन वेस्टेड विद द ओरिजिनल एंड द वाइड पावर फॉर दैट पर्पस। ओरिजिनल because an aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court, not necessary by the way of appeal। इसका मतलब ये है, ओरिजिनल का मतलब ये है अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट के ज़रिए अपील करे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली जाएगा सुप्रीम कोर्ट और यही जो है वो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। वाइड बिकॉज इट्स पावर इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इशूइंग ऑर्डर और डायरेक्शन बट ऑल्सो रिट ऑफ ऑल द काइंड। वाइड का मतलब ये है वो ना ही सिर्फ डायरेक्शन इशू कर सकता है और ना ही सिर्फ ऑर्डर इशू कर सकता है, बल्कि रिट भी इशू कर सकता है। और रिट डाइवर्स तरीके की होती है, 5 तरीके की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी दिखा सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट भी इशू कर सकता है। इसीलिए ये पावर बहुत ही वाइड है। The purpose of Article 32 is to provide a guaranteed, effective, expeditious, inexpensive and summary remedy for the protection and the fundamental right। फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो आर्टिकल 32 के अंडर में जो सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो बहुत ही एक्सपीडी प्रोसीजर है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है। मतलब इसमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है, बहुत ही चीप प्रोसीजर है और ये बहुत ही समरी रेमेडी है। मतलब काम इसके अंदर बहुत ही जल्दी होता है। Only the fundamental right guaranteed by the Constitution can be enforced under the Article 32 and not any other right like the non-fundamental right, statutory right and the customary right। अब देखने की बात क्या है, एक साइन क्वानन सिचुएशन है। साइन क्वानन का मतलब क्या है? एसेंशियल सिचुएशन। एसेंशियल मतलब ज़रूरी है कि आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होना चाहिए। अगर कोई भी दूसरा राइट वॉयलेट होता है जैसे कि लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर नॉन फंडामेंटल राइट, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उस सिचुएशन में आप नहीं कह सकते कि हमको आर्टिकल 32 के अंडर का जो प्रॉफिट है वो यूज़ करने दीजिए। ज़रूरी ये है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी आप आर्टिकल 32 का यूज़ कर सकते हैं। द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ द साइन क्वानन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 32। इन अदर वर्ड, सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन द क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फंडामेंटल राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई और सुनवाई नहीं कर सकता है जिसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हुआ हो। Article 32 cannot be invoked simply to determine the constitutionality of the executive order or the legislation unless it directly infringes any of the fundamental right। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो लॉ है, कोई भी लेजिस्लेटिव ऑर्डर है या फिर कोई भी एक्सिक्यूटिव ऑर्डर है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए हम लोग आर्टिकल 32 के तहत नहीं जा सकते हैं। 32 के तहत तभी जाएंगे जब फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा और यही सबसे एसेंशियल कंडीशन है। In case of enforcement of the fundamental right, the jurisdiction of the Supreme Court is original but not exclusive। ओरिजिनल का मतलब हमने बताया था कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के ज़रिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सक्लूसिव नहीं है,
ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। जैसा कि पहले बताया था कि पावर हाई कोर्ट के पास भी है रिट जारी करने की, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सिटीजन के पास दो ऑप्शन होते हैं, कोई भी सिटीजन हाई कोर्ट भी जा सकता है, कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तो एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। इट इज़ द कॉन्क्यूरेंट विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226, मतलब यही जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट को भी प्रोवाइड किया गया है और हाई कोर्ट के पास ये जो पावर है वो आर्टिकल 226 के अंडर दी गई है। It vests the original power and writ of all the kind for the enforcement of the fundamental right. It means when the fundamental rights of the citizens are violated, the aggrieved person had the option of moving either the High Court or the Supreme Court directly. मतलब जब किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो सिटीजन के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो हाई कोर्ट जाएगा या तो वो